नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। आइए बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मसूरी मार्ग पर निर्माणाधीन बेली ब्रिज का निरीक्षण किया। पिछले वर्ष आई आपदा के चलते क्षतिग्रस्त हुए महत्वपूर्ण पुल का कार्य अब अंतिम चरण में है। सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन सीजन को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कार्य में तेजी लाई जाए ताकि अगले कुछ दिनों में पुल के दोनों ओर से यातायात सुचारू रूप से शुरू हो सके और पर्यटकों को राहत मिल सके। ये पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है और अब चूंकि पिछले वर्ष आपदा में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ पर एक बेली ब्रिज बनाया गया है और परमानेंट यहाँ पुल का निर्माण भी हो रहा है। जल्दी ही 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। इस समय चूंकि ये टूरिस्ट सीजन है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो, ज़्यादा जाम का सामना न करना पड़े, आम लोगों को भी जाम का सामना न करना पड़े, इसलिए इन सब कामों को त्वरित गति से करना है, जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर बेली ब्रिज का जो अभी केवल एक साइड से जाने का है, तो दोनों साइड इसकी कंप्लीट हो जाएंगी तो थोड़ा आवागमन आसान हो जाएगा। उसके बाद परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। ऐसे ही राज्य के अंदर जितने भी स्थान है, अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, हमारी आदि कैलाश यात्रा भी शुरू होनी है, अन्य टूरिस्ट पैलेसों की सभी जगहों की यात्राएं शुरू हो रही हैं, तो सभी जगह अच्छी सड़कें बने, हमारी प्राथमिकता है। बीआरओ के पास भी बहुत सारी सड़कें हैं। बीआरओ को भी कहा गया है कि बीआरओ भी विशेष रूप से उन सड़कों की मरम्मत का काम जल्दी से जल्दी करे, जिससे कि इस सीजन में लोगों को परेशानी न हो। जब हमारा उत्तराखंड के टिहरी स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में आज सूर्य देवी भूमि चैलेंज 2.0 का सफलतापूर्वक समापन किया गया। इस साहसिक आयोजन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेताओं को सम्मानित भी किया। इस प्रतियोगिता में भारतीय सेना के जांबाज जवानों के साथ साथ देश भर से आए करीब 300 प्रतिभागियों ने अपना दमखम दिखाया और 113 किलोमीटर की बेहद कठिन ट्रेल को सफलतापूर्वक पूरा किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में साहस, कड़ा अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को विकसित करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से न केवल साहसिक पर्यटन को नई पहचान मिलती है, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन का हब बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। देहरादून में आज महिला अधिकारों को लेकर भारी जन आक्रोश देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में महिलाओं ने विशाल पदयात्रा निकालकर विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंत्री जोशी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का दोहरा चरित्र अब जनता के सामने है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब महिलाओं को अधिक अधिकार देने का ऐतिहासिक मौका आया तब विपक्ष दलों ने इसका विरोध कर आधी आबादी के साथ अन्याय किया। बीजेपी ने हमेशा पंचायतों में आरक्षण जैसे कदमों से महिलाओं को सशक्त किया है, लेकिन विपक्ष के अड़ंगे के कारण आज नारी शक्ति अपने अधिकार से वंचित रह गई है। असल में कांग्रेस कभी भी महिलाओं के हित की बात उन्होंने रखी ही नहीं है। हमेशा कांग्रेस ने जो भी महिलाओं के लिए योजनाएं मोदी सरकार लेके आई है उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया है। जैसे 3 तलाक हो गया, अन्य योजनाएं भी थी, तो उनको लेकर के हमेशा से जो है कांग्रेस विरोध में रही है। वर्तमान समय में लोकसभा में 33% आरक्षण लागू करने के लिए जो है मोदी सरकार प्रयासरत है। उसके लिए वो जो है लामबंद हो गए हैं और मोदी सरकार के विरोध में जो है वो 33% आरक्षण लागू नहीं कर रहे हैं। जबकि 2011 में खुद मनमोहन सिंह की सरकार जो इसका इतिहास है, कोई दोहरा चरित्र जीती है, कहती कुछ है करती कुछ है। और कल सरकार से बिल का विरोध इस कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने किया। ये 71 जो हमारे आदि 71 की 71 करोड़ की जनसंख्या जो आबादी का आधा है, सीधा सीधा उसके साथ अन्याय है और आने वाले समय में मातृशक्ति इसका जवाब देगी। क्योंकि अब अगर ये पास नहीं हुआ तो अब
भविष्य में इसकी संभावना कम दिखाई देती है। इसलिए उनकी जितनी निंदा कर जाए कम है। और आज पूरे देश की महिलाएं इसके विरोध में सड़कों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को देने की बात कही है, सम्मान की चिंता की है। इससे पहले 33% आरक्षण और मातृशक्ति को दिया पंचायतों में, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और आज लोकसभा विधानसभा के अंदर इनको उसका लाभ मिलने वाला था, जिससे इनको इन्होंने वंचित किया है। और इसका काशीपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। इस दौरान मंत्री ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन दलों ने महत्वपूर्ण बिल का विरोध कर देश की आधी आबादी का अपमान किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो दल महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ खड़े हैं, उन्हें जनता आने वाले चुनाव में करारा जवाब देगी। रेखा आर्य ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीति का विषय नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और उनके हक से जुड़ा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बीजेपी महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के अपने संकल्प पर पूरी तरह अड़िग है और इसे धरातल पर उतारने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। मंत्री के इस बयान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पर जिस प्रकार से देश की आधी आबादी में विश्वास था कि ये बिल का पारण होगा, संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पारित होगा, लेकिन ऐसा 16 से लेके 16 का दिन हो, 17 का दिन हो, हम सब लोगों ने लोकसभा में देखा कि किस प्रकार से विपक्ष ने अपनी क्या भूमिका निभाई। महिला आरक्षण को कमजोर विरोध किया गया और यह बिल जो है 2/3 बहुमत ना पाते हुए गिर गया। तो आज मैं यही बताने के लिए प्रेस के माध्यम से कहना चाह रही थी कि आधी आबादी विपक्ष की इस रवैये से बहुत आक्रोशित है। निश्चित रूप से आधी आबादी का जो नैसर्गिक अधिकार था कि हमें 1/3 राज्य की विधानसभा में जाने का हक, हमें 1/3 लोकसभा में जाने का हक, जो विपक्ष ने नहीं देने का काम किया है, निश्चित रूप से आधी आबादी ने संकल्प लिया है जब जब समय मिलेगा इस कांग्रेस पार्टी को, इस सपा पार्टी को, इस टीएमसी को, डीएमके को और ये इंडी गठबंधन जो है, इनको जो है आने वाले वक्त में सबक सिखाने का काम करेगी आधी आबादी। निश्चित रूप से जो महिला विरोधी विचारधारा की पार्टी होती है, उन्हें कहाँ रहना चाहिए, ये सही जगह स्थान सही दिखाने का काम जो है महिला मतदाता आधी आबादी को करके दिखाएगी, चाहे वो 27 हो, चाहे वो 29 हो। तो एक ये आक्रोश जो है इस विपक्ष को स्पष्ट करने के लिए जो है पीसी के माध्यम से आपके बीजेपी विधायक वंशीधर भगत के बयान से उत्तराखंड की सियासत में घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि भगत का बयान बीजेपी सरकार की विफलताओं का आईना है। महारा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश बेरोजगारी, पलायन और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहा है, जबकि सरकार सिर्फ दावों में व्यस्त है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब बीजेपी के अपने ही नेता पीएम मोदी के नाम पर हो रही राजनीति की जमीनी हकीकत स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी की कलई खुल ही गई और जो सच्चाई है लोगों के सामने आ गई। अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी ने एक बात कल बहुत जोर शोर से कैबिनेट मंत्री की मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि अब मोदी मोदी कहने से कुछ नहीं होने वाला, हमें काम करना होगा। और जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार से लेकर अब तक कोई भी अच्छा काम प्रदेश में नहीं हुआ है, जिससे लोगों में खासी नाराजगी है और मोदी के नाम से वैतरणी पार बीजेपी की नहीं होने जा रही है। और ये बात कोई एक सामान्य आदमी कहता तो समझ में नहीं आता, समझ में भी आता था, लेकिन ये वो बात कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और 6 से ज्यादा बार विधायक रह चुके हैं कालाडूंगी क्षेत्र से। वो इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी हालत खराब है और इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हम बार बार आह्वान कर रहे हैं कि हमको जोर शोर से लोगों की जो समस्या है उनको उठाना है और लोगों के बीच में बने रहना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से इस अवाम को हम निजात दिला सकें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस।
उत्तराखंड कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के साथ साथ पीसीसी कार्यकारिणी को लेकर हाईकमान से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में है और जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि इस बार वह मजबूत संगठन के दम पर सत्ताधारी दल को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम लोग अपने प्लान के हिसाब से संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी प्रभारी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने ब्लॉकों की अध्यक्षों की घोषणा की है। इसके बाद पीसीसी का हमारा जो मसौदा है वो हमारे हाईकमान को जा रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी वहां से वो भी जारी हो जाएगा। साथ साथ में समानांतर रूप से हम जिला कांग्रेस कमेटियों के गठन की कवायद में जुटे हुए हैं। हम इसके साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से ये कहेंगे कि जो भी नव नियुक्त ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे ब्लॉक कांग्रेस की कमेटियों का ब्यौरा लेकर उसको भी गठित करें और न्याय पंचायत स्तर से लेकर और बूथ तक हम अगले 2-3 महीने में कांग्रेस को बिल्कुल पार्टी को चाक चौबंद कर देंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 27 अप्रैल से 3 मई तक 6 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं। इस दौरान वे गढ़वाल मंडल का दौरा कर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम करेंगे। इस पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस के प्रभारी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने प्रभारी का स्वागत करते हैं, जबकि बीजेपी को पहले अपने संगठन के अंदरूनी असंतोष को दूर करना चाहिए। प्रस्तावित है वो आ रहे हैं तो स्वागत की आप तैयार करें, लेकिन जो बीजेपी के तमाम प्रभारी या संगठन महामंत्री आते हैं, चाहे टिहरी हो रुड़की, उनका विरोध प्रदर्शन हो जाता है। बीजेपी आपके प्रभारी पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमारे आदरणीय प्रभारी जी के दौरों पर प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी पार्टी की मजबूती के लिए और अपने अपने चाहे वो धार्मिक मान्यताएं हों, चाहे वो राजनीतिक कार्य हों, उनके निष्पादन के लिए सभी लोग आते हैं। फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये प्रश्न उठा रही है हमारी प्रभारी जी पर, तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उनके प्रभारी आते हैं तो गो बैक के नारे लग रहे हैं और हमारी प्रभारी का हजारों लोग खड़े होकर स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है। मैं कहता हूँ कि भाजपा को चाहिए कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वो भी अपने प्रभारी और दुष्यंत गौतम जी को पूरे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में दौरा कराएं। कांग्रेस पार्टी तो करा रही है, लेकिन वो भी दुष्यंत गौतम जी का दौरा कराएं ना। क्या दिक्कत है? उन्हें दिक्कत है तभी तो, इसलिए उन्हें दिक्कत है और प्रश्न हम पर खड़े कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ भव्य शुभारंभ हो गया है। इसी कड़ी में 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ और 23 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी है कि इस साल यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और अब तक रिकॉर्ड 19,52,000 से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। यात्रा हमारी प्रारंभ हो चुकी है। यात्रा की सारी व्यवस्थाएं पहले कर ली गई हैं। थोड़ा सा हमारा जो यमुनोत्री के अंदर जो सड़क का काम होना था, उसके लिए मैंने विशेष अनुश्रवण के लिए लोगों को बुला करके हिदायत दी है। आपके सामने भी सारी बातें हुई हैं और अजय टमटा जी को भी, जो हमारे केंद्र के राज्य मंत्री हैं, उनको भी मैंने आग्रह किया है कि इसमें ध्यान दें और पूरी हिदायत बीआरओ को दे चुके हैं हम लोग और ये सारे मार्ग खुले रहेंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि छोटी मिनी बसेस का उपयोग किया जाए। बड़ी बसें वहां पर फंस जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है। आज दिनांक 6 मार्च 2026 से प्रारंभ हुए चारधाम यात्रा का जो पंजीकरण हुआ है, उसकी वस्तुस्थिति आपके सामने मैं रख रहा हूं। यमुनोत्री के अंदर 3,33,698, गंगोत्री में 3,83,358, केदारनाथ में 6,80,092, बद्रीनाथ के अंदर 5,75,797, हेमकुंड साहब में 19,864। ये चारधाम यात्रियों का जो पंजीकरण है, अब तक कुल 19,52,809 यात्रियों का पंजीकरण हो चुका है। तो
तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, यात्रा बढ़ेगी और हमारी सरल। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी कमर कस ली है। यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं और गैस आपूर्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने स्थिति स्पष्ट की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं यात्रा व्यवस्था की सीधी निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मनवीर सिंह चौहान ने विशेष रूप से जानकारी दी है कि यात्रा मार्ग पर गैस सिलेंडरों की संभावित कमी को देखते हुए सरकार ने पहले ही अतिरिक्त स्टॉक और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार की चारधाम यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश की सकारात्मक छवि बनी रहे। चारधाम यात्रा को लेकर के सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद सरकार के द्वारा की गई हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं चारधाम यात्राओं की व्यवस्था को लेकर के स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की असुविधा न श्रद्धालुओं को हो, न चारधाम यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों को हो। इसके लिए जो गैस सिलेंडर की जो समस्या सामने आ रही है, इसको लेकर के अतिरिक्त व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा जुटाई गई हैं और किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन को निर्देशित भी किया गया है और इसकी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही है। शहरी विकास मंत्री सिंह काड़ा ने भीमताल में नगर निकाय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने को कहा। मंत्री ने हल्द्वानी में कूड़ा निस्तारण व्यवस्था सुधारने और भीमताल में स्वच्छता, पार्किंग और शौचालय सुविधाएं बेहतर करने पर भी जोर दिया। साथ ही पेयजल समस्या, लावारिस पशुओं के समाधान और पौधारोपण के अभियान तेज करने के भी निर्देश दिए। जितने भी नगर पालिका के ईओ हैं और जलागम के अधिकारी हैं और नगर निगम के जो अधिकारी हैं हल्द्वानी के, उन सबको यहाँ पर बुलाया था। और हमारा सपना है माननीय मोदी जी के सपने के अनुरूप, पुष्कर धामी जी के सपनों के अनुरूप हम हर नगर निगम को, हर नगर पालिका को पूरे प्रदेश में एक ग्रीनरी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्लीन शहर बने, ग्रीन शहर बने, इस दिशा में हमारी और हमारी सरकार की एक सोच है। माननीय मोदी जी का जो प्रयास था कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ अभियान है, वो इसलिए है कि पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, जीवन बचेगा और पानी बचेगा। तो इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आज ज़िले के सभी जो अधिकारियों को मैंने यहाँ पर बुलाया था कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, भीमताल नगर पालिका के अंदर क्या काम हो रहे हैं, नैनीताल में क्या हो रहा है, लालकुआं में क्या हो रहा है, हल्द्वानी नगर निगम में क्या हो रहा है, रामनगर में क्या हो रहा है, लालकुआं में क्या हो रहा है। तो आज ज़िले के अधिकारियों के साथ हमारी बैठक थी। बहुत जल्दी पूरे प्रदेश के जितने भी आयुक्त हैं, नगर निगम के जितने भी नगर आयुक्त हैं और जितने भी मेयर हैं, उन सब के साथ मेरी बैठक होनी है। और उसके बाद प्रदेश के जितने भी उत्तराखंड के लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट 25 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के मुताबिक शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और निदेशक डॉक्टर मुकुल सत्ती की मौजूदगी में नतीजे जारी होंगे। इस साल 2,15,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। छात्र अपने स्कूल पोर्टल और आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से परिणाम देख सकेंगे। अब सबकी नजरें 25 अप्रैल पर टिकी हुई हैं। वर्ष 2026 की जो परिषदीय परीक्षाएं हैं वो हमारी संपन्न हुई थी और इसमें इस वर्ष
2,15,252 छात्र पंजीकृत थे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं हमारी शांतिपूर्वक संपादित हुई थी 21 फरवरी से और 20 मार्च तक। तत्पश्चात 27 मार्च से और 10 अप्रैल तक हमारा मूल्यांकन का काम प्रस्तावित था, जो निर्धारित तिथि को पूर्ण हो गया था। इस बीच में हम लोगों ने डाटा पंचिंग और परीक्षा फल निर्माण का कार्य प्रस्तावित किया है। परीक्षा फल समिति की बैठक के उपरांत ये तय हुआ है कि इस वर्ष जो परीक्षा परिणाम है वो 25 अप्रैल को प्रातः 10 बजे माननीय शिक्षा मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय निदेशक माध्यमिक जो कि सभापति भी हैं की उपस्थिति में बोर्ड मुख्य। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी से जुड़ी महिलाएं कांग्रेस का विरोध कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गर्मा दासोनी ने सभी दलों की महिलाओं से एकजुट होने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में सभी को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। दासोनी ने कहा कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों का विरोध कर हर हाल में होना चाहिए, चाहे आरोपी किसी भी दल से जुड़ा क्यों न हो। आपका क्या आह्वान है प्रदेश की जनता को लेकर? देखिए, मेरा इस देश और प्रदेश की मातृशक्ति से आह्वान है, अब समय है एकजुटता का, दलगत राजनीति से ऊपर उठने का। ना अपराधी का धर्म देखा जाएगा, ना उसका दल देखा जाएगा, ना उसकी जाति देखी जाएगी। आइए दुष्कर्म में संलिप्त हर अपराधी और हर आरोपी के खिलाफ आवाज उठाएं, एंटी रेपिस्ट कैंपेन शुरू करें। आप तारीख और दिन बता दीजिएगा। मैं भाजपा के नेत्रियों और कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि बेटी और बहुओं के अस्मिता और उनकी इज्जत के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। इस वक्त उनका सवाल है और उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाला या उसके खिलाफ करने वाला या उसमें हाथ डालने वाले के खिलाफ आवाज उठनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पद का हो या किसी भी प्रभाव का व्यक्ति हो। एंटी रेपिस्ट कैंपेन यानी दक्षिण भारत के प्रज्वल रवन्ना से लेकर कुलदीप सेंगर तक, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर यहां अंकिता भंडारी के हत्या में जिन जिन का नाम आ रहा है उन तक सबका आइए पुतला दहन करते हैं। तारीख और समय आप बता दीजिएगा और मैं पहुंच जाऊंगी। और ये कैंपेन हमको चलाना पड़ेगा यदि हमें एक सुरक्षित माहौल चाहिए अपनी बहन बेटियों के लिए। आज की बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।